बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थे और कुछ एक्ट्रेसेस के अंडरवर्ल्ड के लीडर्स के साथ एलिगेट अफेयर्स भी थे। फिल्म न मिलने पर इन एक्ट्रेसेस ने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अंडरवर्ल्ड से धमकियां भी दी थी। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में अपने सपने पूरे करने और अपना करियर बनाने आई थी, जिसके अंडरवर्ल्ड के साथ गहरे रिश्ते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्रोड्यूसर को अपनी जान से हाथ इसलिए धोना पड़ा क्योंकि उसने उस एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया था। गुलशन कुमार की हत्या एक वार्निंग थी बॉलीवुड के हर उस व्यक्ति के लिए जो अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल से बचना चाहता था। बॉलीवुड एक ऐसा जहान जहां सपने सच होते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अंदर से काफी डार्क होते हैं। और इसी डार्कनेस को समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं 80 और 90 के उस दशक में जब फिल्में परवान चढ़ती थीं, जब बॉलीवुड अपनी चमक और ग्लैमर के सफर पे था। ये वो दौर था जब आज का युवा छोटा बच्चा था जो अपनी आंखों में बड़े सपने, दिल में उम्मीदें और फिल्मों के डायलॉग से अपनी जिंदगी जीता था। चाहे वो अमरीश पुरी साहब का डायलॉग हो, जय वीरू की जोड़ी हो या फिर सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ हो, बॉलीवुड सिनेमा एक अलग ही नशा था। हर एक फिल्म एक नई कहानी, एक नई दुनिया लेकर आती थी जो हमें पर्दे पर दिखाई जाती थी, लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और थी। बॉलीवुड जिसे हमारे सामने एक चमकती हुई दुनिया के रूप में पेश किया जाता था और इसकी चमचमाहट में हम खो जाते थे। एक्टर और एक्ट्रेसेस के वो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे जिन्हें देखकर हम भी हंसते और मुस्कुराते थे, लेकिन हमें कहाँ पता था हंसता मुस्कुराता हर आदमी खुश नहीं होता। वो कहावत है ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। You're right. यूं तो हमें चंद्रमा भी दूर से चमकता दमकता और मनमोहक लगता है, लेकिन उसके बीच के गड्ढे नहीं दिखते। बॉलीवुड एक ऐसी चमकती हुई दुनिया थी जहां कैमरे के आगे सब कुछ चमकता था, लेकिन उस चमक के पीछे एक ऐसी कहानी थी जो हर किसी के सामने नहीं थी। एक ऐसी कहानी जो ग्लैमर से ज्यादा डार्क थी, और इस डार्कनेस के पीछे एक और दुनिया का दबदबा था, और वो था अंडरवर्ल्ड का दबदबा। 80 और 90 का वो दशक जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड अपना असर जमा चुका था, जब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और फिल्म मेकर्स इनके महफिल में शामिल होते, उनके साथ डील्स करते और कभी कभी तो उनका आशीर्वाद लेना अपनी सफलता के लिए जरूरी समझते थे। मैं किसी एक इंसान को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री जो है, हवाला से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, 86 का मेरा बर्थ है, तब ये लोग दाऊद के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे। वो भी मेरा कसूर है। हाँ, फोटोज भी है। ये वो समय था जब ग्लैमर और पावर का संगम एक अंधकार के साये में हो रहा था। इसी अंधकार में कुछ हीरोइनों का नाम शामिल था जिन पर ये इल्जाम लगता रहा है कि उनका संबंध अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन के साथ था। 1985 की सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली की सुंदर और मासूम हीरोइन मंदाकिनी अपने खूबसूरत चेहरे और बोल्ड अंदाज से सबके दिलों पर राज करती थी। मंदाकिनी का नाम डी कंपनी के सरफराज दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद का असर मंदाकिनी के करियर को बूस्ट करने में काफी बड़ा था। 5 लाख रुपए की पटेक फिलिप ब्रांड की घड़ी पहनने वाले दाऊद का रिश्ता अनीता अयूब से भी काफी गहरा था। अनीता अयूब पाकिस्तान से अपनी किस्मत बॉलीवुड में आजमाने आई थी, जो जल्दी ही दाऊद के करीबी रिश्तों के लिए चर्चित हो गयी। कहा जाता है कि अनीता अयूब को एक प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जी हाँ, जावेद सिद्दीकी प्रोड्यूसर को अपनी जान से हाथ इसलिए धोना पड़ा क्योंकि उसने इस एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। और कितने ही एक्ट्रेसेस के नाम मैं गिना सकता हूँ जिनका रिश्ता अंडरवर्ल्ड के किसी न किसी बड़े डॉन से जुड़ा हुआ था। फिर चाहे वो हाजी मस्तान का अफेयर सोना के साथ हो, अब्बू सलेम का मोनिका बेदी के साथ हो, ममता कुलकर्णी का विक्रम गोस्वामी और छोटा राजन से हो। ये रिश्ते बताते हैं कि उस समय अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर कितना हावी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलता तो डायरेक्टर्स को अंडरवर्ल्ड से धमकियां भी मिलती थी। सन 2001 में आई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के साथ भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब यह फिल्म रिलीज हुई तब नाजिम हसन रिजवी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्हें मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि फिल्म के लिए फंडिंग अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के थ्रू हुई थी।
अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अबू सलेम, छोटा शकील और हाजी मस्तान ये वो नाम थे जो न सिर्फ फिल्म निर्माताओं से जुड़े हुए थे बल्कि फिल्मों की फंडिंग और सितारों की कास्टिंग में भी हस्तक्षेप करते थे। कौन गाना गाएगा, कौन एक्टर होगा, कौन सी एक्ट्रेस होगी, यह सब अंडरवर्ल्ड से तय होता था। इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउसेस अंडरवर्ल्ड की जी हजूरी करते नजर आते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जी हजूरी करना फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की जरूरत थी या उनकी मजबूरी। आइए आपको लेकर चलते हैं एक कहानी की तरफ जिसने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। 5 अगस्त 1997 का वो दिन जब भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह गुलशन कुमार को एक कॉल आता है जिसमें 10 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है और कहा जाता है कि वह नदीम के गाने क्यों नहीं प्रमोट करते। गुलशन कुमार ने इस कॉल को इग्नोर कर दिया। 9 अगस्त 1997 को फिर से एक बार कॉल आता है जिसमें फिर से फिरौती मांगने की बात की जाती है। इस पे गुलशन कुमार का जवाब आता है, तुम्हें पैसे देने से अच्छा है कि मैं वैष्णो माता के मंदिर में भंडारा करवा दूं। गुलशन कुमार ने इस धमकी को बिल्कुल हल्के में लिया, यही कारण बना उनकी मौत का। उन्होंने इस धमकी की बात पुलिस को भी नहीं बताई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुलशन कुमार को मारने की सुपारी नदीम सैफी ने दाऊद इब्राहिम को दी थी। दाऊद इब्राहिम ने गुलशन कुमार को मारने की पूरी जिम्मेदारी अपने राइट हैंड कहे जाने वाले अबू सलेम को दे दी। अबू सलेम ने 2 बार फिरौती की मांग की और फिरौती न मिलने पर उसने गुलशन कुमार को मारने की तारीख लिख दी और वो तारीख थी 27 अगस्त 1997 जब गुलशन कुमार अपने ड्राइवर के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। गुलशन कुमार की जैसे ही पूजा खत्म होती है और वो मंदिर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही अबू सलेम के 3 शूटर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसमें गुलशन कुमार के ड्राइवर को भी 2 गोलियां लगती हैं। इस हादसे में गुलशन कुमार का ड्राइवर तो बच जाता है लेकिन गुलशन कुमार इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। गुलशन कुमार जो एक नामी म्यूजिक प्रोड्यूसर और टी सीरीज के संस्थापक थे, उनकी मौत सिर्फ घटना नहीं थी बल्कि एक साजिश थी जो अंडरवर्ल्ड के हाथों रची गई थी। अब इस पूरी कहानी में एक सवाल अभी भी बना हुआ है और वह है नदीम सैफी कौन था और उसने दाऊद को गुलशन कुमार को मारने की सुपारी क्यों दी थी। नदीम सैफी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सरवण का हिस्सा था। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो नदीम सैफी है ये एक अलग व्यक्ति है और ये जो सरवण राठौर है ये एक अलग व्यक्ति है। एक के नाम से नदीम निकाला गया और दूसरे के नाम से सरवण निकाला गया और ये हो गई नदीम सरवण की जोड़ी। नदीम सरवण की जोड़ी ने 1990 के दशक में कई सुपरहिट गानों की धुन बनाई, जैसे कि 1990 में आशिकी फिल्म की, 1991 में साजन फिल्म की, 1991 में दिल है कि मानता नहीं, 1996 में राजा हिंदुस्तानी, 1992 में जानम फिल्म की। नदीम सैफी ने एक संगीतकार के रूप में बहुत नाम कमाया था। उनकी जोड़ी नदीम सरवण ने 90 के दशक में बॉलीवुड संगीत को एक नई दिशा दी, लेकिन नदीम का सपना था कि वह सिंगिंग में भी अपना हाथ आजमाए, इसलिए उसने गुलशन कुमार से गाने का मौका मांगा। गुलशन कुमार ने उसे मौका दिया भी, लेकिन जब उसका एल्बम फ्लॉप हो गया तो गुलशन कुमार ने उसे आगे के प्रोजेक्ट के लिए मौका देने से मना कर दिया। यह नदीम के लिए एक बड़ा झटका था। निराश नदीम का रुख धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की ओर मुड़ने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नदीम ने अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया और गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रची और 22 अगस्त 1997 को मुंबई के जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गुलशन कुमार को 16 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा 21 जनवरी सन 2000 को राकेश रोशन पर उनके ऑफिस के बाहर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 2 हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। उनमें से एक गोली उनके हाथ और दूसरी गोली उनकी छाती को छूकर निकल गई। यह हमला कहो ना प्यार है फिल्म के मुनाफे में अंडरवर्ल्ड को हिस्सेदारी न देने के कारण हुआ था। 1988 में आई फिल्म वीराना में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री जैस्मीन से भी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम प्रभावित था और उसने जैस्मीन को रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के लिए परेशान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद के आदमी उनका पीछा करते थे, जिससे तंग आकर जैस्मीन ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। अंडरवर्ल्ड से अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, आमिर खान और करण जौहर सहित कई बॉलीवुड हस्तियों को सुरक्षा संबंधी समस्याओं और धमकियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसमें बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का केस कुछ अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के जरिए उनके घर AK-56 राइफल और ग्रेनेड भेजे गए थे, जो 1993 के मुंबई बम धमाकों को अंजाम देने के लिए थे, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन संजय ने कभी दाऊद के साथ किसी साजिश को इनकार किया। उन्होंने सिर्फ दुबई में एक बार मुलाकात की बात कबूल की थी। ये केस न सिर्फ बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते खोलता है, बल्कि यह भी बताता है कि उस समय फिल्म इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के कई लोग अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखते थे, लेकिन ये रिश्ते अक्सर छुपाए जाते थे। कुछ लोगों की फोटोज और वीडियोज सामने आई जो इन रिश्तों को साबित करती थी, जबकि कई लोगों के नाम सिर्फ अफवाहों तक सीमित रहे। यह समझना जरूरी है कि उस वक्त का माहौल और डर ऐसा था कि हर कोई खुलकर सामने नहीं आता था। इस वजह से सच और अफवाह की लकीर कभी कभी धुंधली हो जाती थी। यह सारी रिपोर्ट्स यह साबित करती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए अंडरवर्ल्ड की जी हजूरी करना एक मजबूरी के साथ साथ जरूरत भी थी। उस समय का माहौल ऐसा था कि फिल्मों के फाइनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अंडरवर्ल्ड को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन था। अंडरवर्ल्ड का सबसे भयावह रूप 12 मार्च 1993 को देखने को मिला, जिसने मुंबई की रफ्तार को धीमा कर दिया। सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 257 मासूमों की जान गई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए और मुंबई पर ऐसा घाव छोड़ा जो इतिहास में दर्ज हो गया। इन धमाकों के पीछे था अंडरवर्ल्ड का साया, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। इस भयावह घटना ने सिर्फ शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड पर कड़ा प्रहार किया। बड़े बड़े ऑपरेशनों, एनकाउंटर और सख्त कानूनों के जरिए अंडरवर्ल्ड के साम्राज्य को खत्म करने की शुरुआत हुई। जो नाम कभी मुंबई पर राज करते थे वो या तो जेल में बंद हो गए, देश छोड़कर भाग गए या फिर एनकाउंटर में मारे गए। यह सच्चाई है कि 1993 के बाद पुलिस के कठोर कदमों ने अंडरवर्ल्ड को कमजोर किया और उसे मुंबई से लगभग समाप्त कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से खत्म हो गया है या उसने अपना चेहरा बदल लिया है? समाज और कानून को हमेशा सतर्क रहना होगा ताकि अतीत की ये परछाई कभी वापस न लौटे।